हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपके क्लास 12th केमिस्ट्री के प्रमुख अंतर, जो आज हम 4 महत्वपूर्ण अंतर बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये आपके केमिस्ट्री के पेपर में पूछे जा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये पिछली साल पूछे गए थे। ठीक है, तो धात्विक चालक तथा विद्युत अपघटनीय चालक में अंतर बताइए। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और आपको इस प्रकार करना होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इस वीडियो का टारगेट है आपको कम से कम इस पर 1000 लाइक चाहिए। 1000 लाइक्स कर देना है आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सब्सक्राइब भी कर दिया करो, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हमारे चैनल को, केवल वीडियो को देखते हो। सब्सक्राइब भी कर दिया करो। तो धात्विक चालक और विद्युत अपघटनीय चालक। ठीक है, सबसे पहले बता दूं, इसमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। धात्विक चालक में आप जानते हैं इसमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है, और विद्युत अपघटनीय चालक में धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। ठीक है, जो दूसरा अंतर है वो है ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है। धात्विक चालक की अगर ताप बढ़ा दें, जैसे कि कोई मान लीजिए तार ले लिया और तार को अगर आप गर्म कर देते हैं, ठीक है, तो उसकी जो चालकता है वो घटती है, और ताप बढ़ाने पर इसकी चालकता बढ़ती है। ठीक है, विद्युत अपघटनीय चालक की। धात्विक चालक में इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है विद्युत अपघटनीय चालक में। जो चौथा अंतर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये है, ये ठोस तथा द्रव्य दोनों अवस्थाओं में चालन का कार्य करते हैं। देखो, धात्विक जो चालक होते हैं वो ठोस अवस्था और द्रव्य अवस्था दोनों में ही अवस्थाओं में चालन का कार्य करते हैं, लेकिन जो विद्युत अपघटनीय चालक होते हैं ये केवल द्रव्य अवस्था में ही चालन का कार्य करते हैं। ठीक है, विद्युत अपघटनीय चालक, जैसे नमक ले लिया, नमक में ये विद्युत अपघटनीय चालक काम नहीं करेंगे। अगर नमक का घोल ले लिया तो उसमें ये चालन का काम करेंगे। तो आप अंतर समझ सके होंगे, 4 अंतर हैं, ईजिली आपको याद कर लेना है। सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, इसमें आयनों का प्रवाह होता है। इसमें ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है, इसमें ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है। इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। ये ठोस तथा द्रव्य दोनों में चालन का कार्य करते हैं, ये केवल द्रव्य अवस्था में चालन का काम करते हैं। ये थे धात्विक चालक और विद्युत अपघटनीय चालक में प्रमुख अंतर। इसको आपको इस प्रकार ही लिखना है बोर्ड परीक्षा में। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर। ये भी बहुत ही ज़्यादा बार पिछली साल परीक्षाओं में पूछा गया है। आप जब प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर, जब आप पिछले साल का मॉडल पेपर देखेंगे तो अपक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर ज़्यादातर पूछा जाता है। दोस्तों, वीडियो अगर थोड़ा आगे पीछे हो रहा है या ब्लर हो रहा है तो दोस्तों वीडियो को छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि वीडियो को अगर जब तक आप देखेंगे नहीं पूरा अंत तक, तब तक आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। अंत तक वीडियो को देखना है। थोड़ा ब्लर होने से ये नहीं कि वीडियो आप छोड़ के चले गए, वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना है। कोटि और आणविकता, यह एक प्रायोगिक मान है, यह एक सैद्धांतिक मान है। कोटि क्या है? एक प्रायोगिक मान है, और आणविकता क्या है? एक सैद्धांतिक मान है। कोटि शून्य, भिन्नात्मक तथा ऋणात्मक हो सकती है, लेकिन आणविकता यह कभी भी शून्य और भिन्नात्मक तथा ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ठीक है, कोटि यह वेग तथा अभिकारक की सांद्रता में संबंध बताती है, और आणविकता यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या बताती है। आणविकता क्या बताती है? यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को बताती है। जो चौथा अंतर है, यह अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अणुओं की संख्या को दर्शाती है। कोटि क्या करती है? यह अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अणुओं की संख्या को दर्शाती है, और आणविकता यह अभिक्रिया में प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को दर्शाती है। तो आपको किस प्रकार याद करना है? इजी ट्रिक बताऊं,
कोटि में प्रायोगिक मान होता है, इसमें सैद्धांतिक मान होता है। यह कोटि शून्य और भिन्नात्मक तथा ऋणात्मक हो सकती है, यह कभी शून्य, भिन्नात्मक तथा ऋणात्मक नहीं हो सकती है। इसमें वेग तथा अभिकारक की सांद्रता में संबंध बताती है। यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को बताती है। यह अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अणुओं की संख्या को दर्शाती है। यह अभिक्रिया के प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को दर्शाती है। तो आपको स्क्रीनशॉट भी ले लेना है और आसानी से आपको याद कर लेना है, जिस प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ। जो आपकी तीसरी है अंतर, वो देखते हैं। तीसरा जो अंतर है अपना, वो है भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि पिछली साल ही आपकी परीक्षा में पूछा गया था। तो इसको आप वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए और आसानी से पढ़ लीजिए इसको, ठीक है। इसमें अधिशोष तथा अधिशोषक के बीच दुर्बल बल कार्य करता है। इसमें अधिशोष तथा अधिशोषक के बीच प्रबल बल कार्य बंद बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें अधिशोष तथा अधिशोषक के बीच दुर्बल बल कार्य करता है, इसमें प्रबल बंद बना दिए जाते हैं। ताप बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता या घटता है। ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण घटता या बढ़ता है और ताप बढ़ाने पर अधिशोषण केवल बढ़ता है, ठीक है। रासायनिक अधिशोषण बढ़ता है और भौतिक अधिशोषण घटता और बढ़ता दोनों है, ठीक है। इसमें ऊष्मा का मान कम होता है। भौतिक अधिशोषण में ऊष्मा का मान कम होता है, रासायनिक अधिशोषण में ऊष्मा का मान अधिक होता है। जो चौथा अंतर है वो है भौतिक अधिशोषण, इसमें सक्रिय ऊर्जा कम होती है, ठीक है। और रासायनिक अधिशोषण, इसमें सक्रिय ऊर्जा अधिक होती है। तो आपको इस प्रकार याद करना, मैं बता दूं, ठीक है। सबसे पहले आपको पेपर में जब ये पूछा जाए तो भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण आपको डाल लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना, इसमें अधिशोष तथा अधिशोषक के बीच दुर्बल बल कार्य करता है। इसमें अधिशोषक तथा अधिशोषक के बीच प्रबल बंध बनते हैं, ठीक है। ताप बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता या घटता है, भौतिक अधिशोषण, और ताप बढ़ाने पर केवल बढ़ता है, वो है रासायनिक अधिशोषण। इसमें ऊष्मा का मान कम होता है, किसमें, भौतिक अधिशोषण में, ठीक है। और रासायनिक अधिशोषण में आपका इसमें ऊर्जा ऊष्मा का मान केवल बढ़ता है, अधिक होता है। सक्रिय ऊर्जा कम होती है, किसमें, भौतिक अधिशोषण में, और रासायनिक अधिशोषण में सक्रिय ऊर्जा अधिक होती है, ठीक है। इसमें कम होती है भौतिक अधिशोषण में, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट आपका है चौथा नंबर, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ, वो है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर देखते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इसे अंगूर की शर्करा कहा जाता है। ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, अंगूर की शर्करा भी कहा जाता है। तो दोस्तों देखो, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, तो ये आपको अच्छी तरीके से याद कर लेने। मैंने आपको 3 बता दिए, अब ये चौथा बताने जा रहा हूँ। आपको अपनी नोटबुक, जो भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं, उसमें इनको उतार लेना है। क्या करना है, एक अपनी अलग कॉपी बना लेनी है इम्पोर्टेंट टॉपिक की, केमिस्ट्री की एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की आपको एक कॉपी बना लेनी है, ठीक है। उस कॉपी पर आपको केवल इम्पोर्टेंट जो मैं वीडियो डालता हूँ, केवल उन वीडियो को ही आपको लिख लेना है और वीडियो नंबर डाल लेना है कब अपलोड हुआ, और देख लीजिए, वीडियो वापस भी देख सकते हैं और टॉपिक को उतार लीजिए, समझ भी सकते हैं। अगर भूल जाते हैं तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक की कॉपी बनानी नहीं, क्योंकि इसी से ही क्वेश्चन बनने वाले हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से ही बनने वाले हैं। आपका 90% पेपर तो मैं ही केमिस्ट्री का सॉल्व करा दूंगा, आपका 90% पेपर तो मैं ही केमिस्ट्री का आपका सॉल्व करा दूंगा, बस हमसे जुड़े रहिएगा। इसे अंगूर की शर्करा कहा जाता है, इसे फलों की शर्करा कहा जाता है। ग्लूकोज को अंगूर की शर्करा कहा जाता है, फ्रुक्टोज को इसे फला की शर्करा कहा जाता है, किसकी, फलों की, ठीक है। जो दूसरा अंतर है यह 6 सदस्यीय वलय होता है। ग्लूकोज 6 सदस्यीय वलय होता है और फ्रुक्टोज यह 5 सदस्यीय वलय होते हैं, ठीक है। तीसरा जो अंतर है, मुख्य अंतर है, यह कम वसा का उत्पादन करता है। ग्लूकोज क्या करता है, यह कम वसा का उत्पादन करता है
और फ्रक्टोज यह अधिक वसा का उत्पादन करता है। जो चौथा अंतर है, यह शरीर के लिए प्रमुख ऊर्जा स्रोत है। ग्लूकोज क्या है? यह शरीर के लिए प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है। आप समझ सकते हैं, ग्लूकोज तो आप जानते ही, यह शरीर के प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का देना, ठीक है, प्रमुख स्रोत है। फ्रक्टोज यह मस्तिष्क यानी माथा अपना, ठीक है, मांसपेशियों के लिए उपयुक्त ऊर्जा का स्रोत नहीं है। फ्रक्टोज आपके मस्तिष्क और मांसपेशियों के लिए ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो आपको इस प्रकार पेपर में पूछा जाए तो कैसे लिखना है? अंगूर का शर्करा होता है, इसमें फलों का शर्करा कहा जाता है। इसमें 6 सदस्य होते हैं, इसमें 5 सदस्य होते हैं। इसमें कम वसा का उत्पादन करता है, इसमें अधिक वसा का उत्पादन होता है। यह शरीर का प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है, यह मस्तिष्क और मांसपेशियों का उपयुक्त ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो आपको इस प्रकार याद कर लेना है। अब दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट ले लेने हैं, ठीक है। पहले आपने 2 स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, लेकिन अब भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण के अंतर का स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपनी नोटबुक में उतार लेना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर जो बताए हैं उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो दोस्तों मैं एक प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, केमिस्ट्री की तैयारी केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट की ही चल रही है। मैं केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, जिसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, जो हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक हमारी उस प्लेलिस्ट से ही बनने वाले हैं। 90% अगर आपने वो प्लेलिस्ट पढ़ ली, अंतिम समय अगर आप जनवरी या फरवरी के मंथ में अगर वो प्लेलिस्ट को पढ़ लेते हैं तो हम बता देते हैं आपको 80% तो ईजिली उसी प्लेलिस्ट से आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो मैं बता दूं, उस प्लेलिस्ट का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं और उस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना, क्योंकि आपको जब भी आप अपने टॉपिकों को पढ़ेंगे अगर भूल जाएं तो फिर दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं। सेव से आपका ये फ़ायदा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।